सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो इस प्लेलिस्ट पर आप लोगों को उत्तराखंड के इतिहास के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम शुरुआत से लेकर और अंतिम पड़ाव तक ये पूरी प्लेलिस्ट रहने वाली है, जहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर से तैयार हो जाएंगे। तो प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास को कितने मुख्य कालों में विभाजित किया गया है? तो उत्तराखंड का जो इतिहास है इसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। वो 3 कौन कौन से काल है? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उत्तराखंड के इतिहास को इन 3 कालों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये आपको याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 कालों में उत्तराखंड के इतिहास को विभाजित किया गया है। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक जो काल है, तो इस काल की जो स्रोत है, तो पुरातात्विक जो अवशेष है उससे हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी पता चलती है। और आदि ऐतिहासिक जो काल था, तो इसमें धार्मिक ग्रंथ और अभिलेखों पर ये आधारित है। और जबकि जो ऐतिहासिक जो अभी काल है, तो इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में इसको विभाजित किया गया है। तो उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक काल है, तो इसके प्रमुख पुरातात्विक जो स्थल है कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार के साक्ष्य प्रदान करते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक जो काल था, तो कई पुरातात्विक स्थल इसमें मिले हैं। तो पुरातात्विक जो स्थल है जहाँ जहाँ पर अवशेष मिले हैं पुरातात्विक, तो उसमें है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो अल्मोड़ा में कौन कौन सी यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो देखो, अल्मोड़ा में है लाखो उडियार, तो ये सभी को पता है। तो अल्मोड़ा में लाखो उडियार है और इसकी खोज किसने करी है? तो इसकी खोज एमपी जोशी यानी कि माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने इसकी खोज करी है। किन्हीं किन्हीं किताबों पर आपको दिखेगा जो अल्मोड़ा में लाखो उडियार है उसकी खोज 1968 में किन्हीं किन्हीं किताबों पर बताया जाता है और किन्हीं किन्हीं किताबों पर 1963 भी बताया जाता है कि एमपी जोशी जी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने 1963 में लाखो उडियार की खोज करी थी, जो कि अल्मोड़ा में। तो आपको दोनों याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसका चयन कर सकते हो। उसके बाद जो लाखो उडियार है ये अल्मोड़ा ज़िले में है और यहाँ पर मानव और पशुओं के रंगीन चित्र मिले हैं और जो पशुपालन का एक संकेत देते हैं। कसार देवी मंदिर ये भी अल्मोड़ा ज़िले में और ये अल्मोड़ा ज़िले से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और 2री शताब्दी का कसार देवी मंदिर है। कसार देवी जो मंदिर है यहाँ पर 14 नर्तकों के चित्र मिले हैं जो नृत्य कला की पुष्टि करते हैं। तो कसार देवी जो मंदिर है यहाँ से क्या मिला है? 14 नर्तकों के चित्र मिले हैं जो नृत्य कला की पुष्टि करते हैं और कसार देवी जो मंदिर है ये 2री शताब्दी का माना जाता है। उसके बाद फल सीमा, तो फल सीमा से योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ मिली है और यहाँ पर जाखन देवी मंदिर जो यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर यक्षों के निवास की यहाँ पर पुष्टि होती है। तो फल सीमा ये भी अल्मोड़ा में आता है। यहाँ पर क्या मिला है? तो योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ मिली है। जाखन देवी मंदिर भी मिला है जहाँ पर यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। उसके बाद चमोली ज़िले में क्या क्या मिला? तो चमोली ज़िले में ग्वारखिया उडियार यानी कि ग्वारखिया गुफा है और ग्वारखिया गुफा की खोज किसने करी है? तो ये राकेश भट्ट जी को ग्वारखिया गुफा की खोज का यहाँ पर श्रेय जाता है। और जो ग्वारखिया गुफा है तो यहाँ पर मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के रंगीन चित्र लाखो उडियार से मिले हैं और ये अधिक चटकदार रंग के थे, ठीक है, ग्वारखिया गुफा में। और उसके बाद मलारी गांव, तो ये भी चमोली ज़िले में आता है। तो मलारी गांव से 5.2 किलो जो 5.2 किलो सोने का एक मुखौटा यानी कि वो मुखावरण जो होता है जिसको राजा पहनते थे, तो मुखावरण मिला है और नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन यहाँ मलारी गांव से मिले। और इसकी जो खोज की है मलारी गांव में 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर खोज की थी। किमिनी गांव से हल्के सफ़ेद रंग के चित्र, हथियार और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए। ये कहाँ से मिले? तो हल्के सफ़ेद रंग के जो चित्र है, हथियार है और पशुओं के जो शैल चित्र है, ये किमिनी गांव से मिले और किमिनी गांव भी कहाँ पर है? चमोली, गढ़वाल में। और उत्तरकाशी में हुडली एक जगह है, तो यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले और नीले रंग अगर प्रश्न बनता है तो ये कहाँ पर मिले? हुडली में मिले, जो कि उत्तरकाशी में। और अगर सफ़ेद रंग के शैल चित्र आएगा तो सफ़ेद रंग के शैल चित्र सफ़ेद रंग के जो चित्र मिले, तो सफ़ेद रंग के जो चित्र मिले हैं वो कहाँ? किमिनी गांव में मिले और किमिनी गांव कहाँ पर है? चमोली में। उसके बाद पिथौरागढ़ में बनकोट एक जगह है, तो बनकोट क्षेत्र में 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है बनकोट में। और बनकोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में आता है। तो ये सभी जो प्रागैतिहासिक मानव के रहन सहन, खान पान, कला, पशुपालन और हथियारों के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको देते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सारा कंटेंट फ्री रहने वाला है और आप लोग यहाँ पर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने नोट्स अच्छे से आप लोग बनाते रहिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखो प्रागैतिहासिक हमने देख लिया है। आद्य ऐतिहासिक जो काल है तो इसके जो मुख्य स्रोत है तो ये क्या क्या है, ये इसके बारे में हम जानेंगे और उत्तराखंड में इनका जो उल्लेख है किस प्रकार मिलता है। तो आद्य ऐतिहासिक जो काल है तो इसका जो प्रमुख स्रोत है धार्मिक ग्रंथ और अभिलेखों से हमें आद्य ऐतिहासिक काल का पता चलता है। तो इसमें मुख्य तौर पर वेद से हमें पता चलता है और विशेषकर ऋग्वेद से हमें उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनीषियों की पुण्यभूमि, मनुष्यों की पुण्यभूमि ये कहा गया है। किस में कहा गया है, ऋग्वेद को। और सबसे पुराना जो यहाँ पर हमारा है तो वो है जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। और उसके बाद इसमें यह भी वर्णित है कि प्रलय के बाद माना गाँव, जिसको अभी माना गाँव कहते हैं, तो जिसको प्राणगाम भी पहले कहते थे, जो कि चमोली गढ़वाल में, तो यहाँ पर सप्त ऋषियों ने अपनी प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। फिर ब्राह्मण ग्रंथ है और विशेष जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो विशेषकर ऐतरेय ब्राह्मण में हमें काफ़ी उल्लेख मिलता है, उत्तराखंड के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। और ऐतरेय ब्राह्मण में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में। और इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया, तो ये किस में किया गया, किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। और ऐतरेय ब्राह्मण जो यहाँ पर ये है ग्रंथ, ये किसका है, ये ऋग्वेद का है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें उत्तराखंड के लिए किसका प्रयोग किया गया, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया ऐतरेय ब्राह्मण में, जिसका अर्थ होता है कुरु साम्राज्य का उत्तरी भाग। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी है, तो ये यजुर्वेद का सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यजुर्वेद का अगर सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछा जाएगा तो यजुर्वेद का सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ। और इसमें जो जानकारी मिलती है, इसमें उत्तराखंड के बारे में उतनी जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन विशेष तौर पर जो उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, जो कि ऋग्वेद का है। और शतपथ किसका है, ये यजुर्वेद का है, ठीक है। उसके बाद देखो पुराण जो है, तो पुराण के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो कुल कितने पुराण है, कुल 18 पुराण है, जिसमें स्कंद पुराण सबसे बड़ा है और इसमें उत्तराखंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा तथ्य देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी तथ्य यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पुराणों की अगर संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो पुराणों की संख्या 18 है। और इसमें देखो स्कंद पुराण सबसे बड़ा क्या है पुराण, तो सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, स्कंद पुराण। और इसमें उत्तराखंड के बारे में अनेक तथ्य मिलते हैं। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया मानसखंड। ये किस में कहा गया है, ये स्कंद पुराण में कहा गया है। अब कुमाऊं का जो नाम है कुर्मांचल से आया है और कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु के कुर्मावतार से ये संबंध रखता है। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में भी काफ़ी उल्लेख है। तो इस पुराण के अनुसार क्या पता चलता है कि कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग जातियों का निवास था। तो कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग जातियों का जो उल्लेख है वो किससे पता चलता है, वो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण से इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण से इसकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कुमाऊं में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग जातियों का निवास स्थान था। अब देखो महाभारत का जो वन पर्व है तो इसमें भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो महाभारत का जो वन पर्व है इसमें राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिनकी राजधानी विराट नगरी थी। तो विराटगढ़ी भी कहते हैं उसको, तो विराटगढ़ी थी। तो यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। और हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का भी वर्णन मिलता है, जहाँ उस समय पुलिंद और किरात राजाओं का आधिपत्य था। और लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। रामायण में तो टिहरी गढ़वाल में देखो हिमयान एक पट्टी है, जहाँ पर विश्वम नामक पर्वत में वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ आश्रम है और वशिष्ठ कुंड स्थित है, जहाँ पर श्री राम के वनवास के समय ऋषि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वहाँ पर समय बिताया था। तो इसका उल्लेख हमें रामायण से पता चलता है। और टिहरी गढ़वाल का जो तपोवन क्षेत्र है, तो तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। पौड़ी गढ़वाल का जो कोट ब्लॉक है, तो कोट ब्लॉक में सितोंस्यू नामक एक स्थान है, सितोंस्यू नामक स्थान, जहाँ पर माता सीता पृथ्वी में समा गई थी। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बना था कि ये
ये पौड़ी गढ़वाल में वो कौन सा ब्लॉक है जहाँ पर माता सीता पृथ्वी में समा गई थी। तो कोट ब्लॉक में सितोंस्यू नामक स्थान पर माता सीता पृथ्वी में समाई थी और यही प्रत्येक वर्ष मनसार मेला लगता है। ये भी आपको पता होना चाहिए जो मनसार मेला है, देखो मनसार मेला कहाँ पर लगता है, तो ये पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक में लगता है जहाँ पर सितंशु नामक स्थान है, यहाँ पर क्या लगता है मनसार मेला लगता है। तो इस मेले के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभिज्ञान जो शाकुंतलम है जो कालिदास के द्वारा रचित है, तो यहाँ पर क्या था कर्णवाश्रम का यहाँ पर वर्णन मिलता है जो कि कोटद्वार से कितना 14 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकूट और मणिकूट पर्वत की गोद में मालिनी नदी के तट पर स्थित है क्या कंडवाश्रम। अब देखो दुष्यंत और शकुंतला का जो मिलन हुआ था कंडवाश्रम में ही हुआ था और इन्हीं दोनों का जो पुत्र था उनका पुत्र का नाम भरत था और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। अब देखो कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास के द्वारा रचित है। मेघदूत भी कालिदास के द्वारा रचित है। और मेघदूत में क्या वर्णन मिला है, तो मेघदूत में जो अलकापुरी है जो कि अभी चमोली गढ़वाल में, तो यहाँ पर कुबेर की राजधानी हुआ करती थी, ऐसा उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अलकापुरी में। ठीक है, अलकापुरी को कुबेर की राजधानी कहा गया है। अलकापुरी को क्या कहा गया है, कुबेर की राजधानी कहा गया है। और अलकापुरी कहाँ पर है, ये चमोली गढ़वाल में। अब मंदिर कौन कौन से हैं, तो देखो जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में, तो यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। और बेनीनाग मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में, तो यहाँ पर नागों के निवास की पुष्टि होती है। अभी यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है तो उसका साउंड काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखो अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर है, तो जाखन देवी जो मंदिर है वहाँ से हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जाखन देवी जो मंदिर है वहाँ से यक्षों की निवास की हमें पुष्टि होती है, जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में। और बेनीनाग जो मंदिर है जो कि पिथौरागढ़ में, तो वहाँ से हमें नागों के निवास की पुष्टि होती है और वहाँ पर नाग मंदिर काफ़ी थे, नाग जातियों के होने के वहाँ पर पुष्टि हमें होती है। अब ऋग्वेद में उत्तराखंड को किन नामों से पुकारा गया है और प्रलय के बाद सृष्टि के आरंभ का वर्णन किस स्थान से जुड़ा है, तो देखो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया है और मनुष्यों की पुण्यभूमि, मनीषियों की पुण्यभूमि इस नाम से भी वहाँ पर बताया गया है। अब देखो जब प्रलय आई थी तो सृष्टि का जो पुनरारंभ हुआ था, तो इसका जो वर्णन होता है, तो यहाँ पर जो चमोली गढ़वाल की तरफ प्राणग्राम था जिसको पहले प्राणग्राम कहते थे, अभी माणा गांव कहते हैं उससे उसका जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान में चमोली जिले में स्थित है जिसको भी माणा करना है, यहाँ पे माणा गांव है। और ऋग्वेद के अनुसार क्या बताया गया कि यहीं पर सप्त ऋषि जो थे उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से पुनः सृष्टि का शुभारंभ हुआ था। अब स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को किन विशिष्ट नामों से संबोधित किया गया और कुमाऊं का नामकरण किस प्रकार हुआ है, तो देखो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। कुमाऊं का जो नामकरण है, तो कुमाऊं का नामकरण कुर्मांचल शब्द से हुआ है और यह नाम चंपावत में स्थित कांतेश्वर नामक जो पर्वत है जिसको कांदेव पर्वत भी कहते हैं, तो उसी से हुआ है। और जहां भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार यानी कि कछुआ अवतार लिया था और इस घटना के कारण इस क्षेत्र को पहले कुर्मांचल कहा जाने लगा और बाद में धीरे धीरे सांस्कृतिक शब्द कुमाऊं में यह विकसित होता गया। अब महाभारत के जो वन पर्व है, तो उत्तराखंड के संबंध में क्या क्या यहाँ पे प्रमुख विवरण मिलते हैं, तो महाभारत का जो वन पर्व है उसमें देखो राजा विराट का उल्लेख है। तो वन पर्व में राजा विराट का उल्लेख है जिसकी राजधानी कहाँ थी, विराट गढ़ी थी और यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय भी बिताया था। और राजा विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, तो उनका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होता है। तो विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उनका विवाह किससे होता है, अभिमन्यु से होता है जो कि अर्जुन के पुत्र थे। अब देखो क्षेत्रों का वर्णन किस प्रकार है, तो हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का यहाँ पर विस्तृत वर्णन मिलता है, कहाँ पर, वन पर्व में। अब शासक जातियाँ कौन कौन सी थी, वन पर्व में उल्लेख जो मिलता है, तो उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद और किरात राजाओं का आधिपत्य था, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, महाभारत के वन पर्व में। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, तो पुलिंद राजा सुबाहु थे, उनकी राजधानी कहाँ पर थी, श्रीनगर थी। और पांडवों की ओर से उन्होंने युद्ध में भाग लिया था, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, वन पर्व में मिलता है महाभारत के। और पांडवों को जो आगमन है, तो देखो वन पर्व में लोमस ऋषि थे, तो लोमस ऋषि के साथ पांडवों का इस क्षेत्र में आने का भी उल्लेख मिलता है, किसमें, वन पर्व में। अब कालिदास के कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उत्तराखंड के किन किन स्थानों और घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो कालिदास के दो प्रमुख ग्रंथ है जो उत्तराखंड से संबंधित है, एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम इनकी नाटक रचना है, तो कालिदास ने यहाँ पर कंडवाश्रम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो कंडवाश्रम जो है कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की ये गोद में मालिनी नदी के तट पर यह स्थित है। और जो ये स्थान था, ये ऋषि विश्वामित्र और जो स्वर्ग की अप्सरा थी मेनका,
तो ऋषि जो विश्वामित्र है और स्वर्ग की अप्सरा मेनका, तो उनकी पुत्री शकुंतला, और दुष्यंत के प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है खंडवाश्रम, और यहीं पर उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर फिर बाद में हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और वर्तमान में जो ये स्थान है खंडवाश्रम, ये चौखा घाट के नाम से जाना जाता है। अब मेघदूत भी रचना थी किसकी? कालिदास की, और इस काव्य में कालिदास ने जो अलकापुरी है इसको कुबेर की राजधानी बताया। अलकापुरी अभी कहाँ? चमोली गढ़वाल में आता है। ठीक है। उत्तराखंड में जो प्राप्त प्रमुख अभिलेख है तो कौन कौन से? तो किस शासकों या फिर राजवंशों से संबंधित है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में 2 प्रमुख अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं जो ऐतिहासिक महत्व के हैं। एक तो है कालसी का अभिलेख। तो कालसी का जो अभिलेख है सम्राट अशोक का ये शिलालेख है। तो ये अभिलेख जो था अशोक द्वारा ये 257 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 257 ईसा पूर्व में ये स्थापित किया गया था अशोक के द्वारा। और अगर यहाँ पर इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताऊँ तो यह देहरादून के उत्तर यानी कि टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर ये स्थित था। और यहाँ पर जो ये शिलालेख मिला है तो इसमें प्राकृत भाषा में यहाँ पर लिखा था, और अगर लिपि पूछी जाएगी तो ब्राह्मी लिपि में यहाँ पर इस शिलालेख में लिखा गया था। इसमें अशोक ने अपने राज्य में मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की घोषणा की है। साथ ही लोगों से हिंसा त्यागने का भी यहाँ पर आग्रह किया गया था। और यह अभिलेख दर्शाता है कि उत्तराखंड मौर्य साम्राज्य के अधीन था। दूसरा जो यहाँ पर शिलालेख मिला था वो लाखा मंडल से मिला था। राजकुमारी ईश्वरा का यहाँ पर शिलालेख मिला था। और ये जो शिलालेख मिला था देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में लाखा मंडल से ये प्राप्त हुआ था। और यह राजकुमारी ईश्वरा के बारे में जानकारी देता है, जिनके पिता का नाम भास्कर वर्मन था और इनके जो पति थे जालंधर के राजकुमार थे, चंद्रगुप्त उनका नाम था। और यह शिलालेख उत्तराखंड में यदुवंशी यादवों के राज्यों की पुष्टि करता था। तो अभी तक तो आप लोगों ने यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली है, और अब हम क्विक यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी कि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको कितना आपके दिमाग में बैठा है। उत्तराखंड के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोत जैसे कि गुफा हो गए, शैलचित्र हो गए, कंकाल हो गए, मृदभांड हो गए, धातु उपकरण हो गए, इससे हमें पता चलता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। उसके बाद आपको बताऊं तो प्रमुख खोजकर्ता जो है तो उत्तराखंड में पुरातात्विक स्थलों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये प्रश्न बन चुका है पहले। तो उत्तराखंड में पुरातात्विक स्थलों की खोज का श्रेय जाता है हिनवुड को। इन्होंने सर्वप्रथम 1856 में इसकी शुरुआत करी थी। प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उनसे जो प्राप्त साक्ष्य है तो अल्मोड़ा से सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल मिले हैं। तो यहाँ कौन कौन से यहाँ पर गुफाएं हैं और कौन कौन से और पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में जान लेते हैं। लाखों गुफा, जिसको लाखों डियार भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है। और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है महेश्वर प्रसाद जी को जाता है। किन्हीं किन्हीं किताबों पर यहाँ पर उल्लेख है 1968 में इसकी खोज हुई थी, किन्हीं किन्हीं किताबों पर 1963 में जानकारी मिलती है। तो आप लोगों को दोनों यहाँ पर ये जो सन है याद रखना है। और जो ये स्थान है अल्मोड़ा के बाड़ी छेना के पास सुयाल नदी के तट पर है लाखों गुफा। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले पशुओं के चित्र जो पशुपालन का यहाँ पर संकेत दे रहे हैं, ये कहाँ पर से मिले हैं? लाखों गुफा से मिले हैं। कसाड़ देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है। कसाड़ देवी मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित चोटी जो है वहाँ पर ये मंदिर है, और 2री शताब्दी का ये मंदिर बताया जाता है। और जो यहाँ पर साक्ष्य मिले 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण जो नृत्य कला के प्रचलन को दर्शाता है। तो 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिला है? कसाड़ देवी मंदिर से, जो कि अल्मोड़ा में है। फलसीमा जो कि अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले योग मुद्राओं और नृत्य करती मानव आकृतियाँ जो मिली है, तो योग मुद्राओं और नृत्य करती मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली है? फलसीमा से मिली है। तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए। जाखन देवी मंदिर, तो जाखन देवी मंदिर भी अल्मोड़ा में है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले तो यहाँ यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ यक्षों के निवास की पुष्टि हुई है? तो जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है वहाँ पर। अब चमोली जो गढ़वाल है वहाँ पर कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है? तो गोरखिया गुफा। तो गोरखिया जो गुफा है जिसको गोरखिया उडियार भी कहते हैं, तो इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट जी को। और जो ये स्थान है चमोली जिले के थराली जो तहसील है अलकनंदा नदी के किनारे पर गोरखिया गुफा है। चमोली जिले के थराली तहसील में अलकनंदा जो नदी है उसके किनारे पर गोरखिया गुफा है। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र और लाखों गुफा से ये अधिक चटकदार है। गोरखिया जो उडियार है तो इसके जो यहाँ पर चित्र मिले तो इसके चित्र लाखों जो उडियार है वहाँ पर जो मिले चित्र है उससे अधिक चटकदार है। मलारी गांव, तो ये भी कहाँ पर है? चमोली में। और इसकी जो खोज होती है मलारी गांव की 2002 में। यहाँ पर क्या होता है विश्वविद्यालय जो गढ़वाल विश्वविद्यालय उसके शोधकर्ता यहाँ पर खोज करते हैं। और यहाँ पर मलारी गाँव में 5.2 किलो का सोने का जो मुखावरण है और नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन तो यहाँ पर मिले हैं। और तत्कालीन मानव द्वारा मिट्टी के जो बर्तन है
उसके उपयोग को यहाँ पर दर्शाता है। और ये कहाँ पर खोज हुई है? मलारी गांव में, जो कि चमोली गढ़वाल में। और किमनी गांव भी कहाँ पर है? ये भी चमोली जिले के थराली के पास है। किमनी गांव में हल्के सफ़ेद रंग के चित्र है, तो हल्के सफ़ेद रंग के जो चित्र है ये कहाँ पर मिले? ये किमनी गांव में मिले। और ये कहाँ है? चमोली जिले के थराली के पास है। हथियार और पशुओं के शैल चित्र भी मिले हैं जो युद्ध और पशुपालन के प्रचलन को दर्शाता है। तो सफ़ेद रंग के जो शैल चित्र हैं, तो सफ़ेद रंग के जो यहाँ पर चित्र मिले, तो ये कहाँ से मिले? ये किमनी गांव से मिले। और किमनी गांव कहाँ पर है? चमोली में। और उत्तरकाशी में एक जगह है हुडली, तो हुडली में नीले रंग के यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। पिथौरागढ़ में बनकोट एक जगह है, तो बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई है। तो 8 ताम्र मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बनकोट से प्राप्त हुई है, जो कि पिथौरागढ़ में। अब आदि ऐतिहासिक काल जो है, तो आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख जो स्रोत है धार्मिक ग्रंथ और अभिलेख है। तो प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ और अभिलेख है, तो वेदों से उत्तराखंड के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद जो है, जो सबसे प्राचीन वेद कौन से? तो ऋग्वेद है। तो इसमें उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पुण्य भूमि कहा गया है। और इसमें यह भी वर्णित है कि जो प्रलय के बाद चमोली का जो प्राणग्राम था, जो वर्तमान में माणा गांव के नाम से जाना जाता है, तो सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा कहाँ पर की? यहीं पर की। और यहीं से पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ। अब ब्राह्मण ग्रंथ भी है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों और कर्मकांडों के विधानों को समझाने के लिए लिखे गए थे। यज्ञ और कर्मकांडों के विधान को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी प्रश्न बन चुका है। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यहाँ पर जो इसका अर्थ है, यहाँ पर कुरु साम्राज्य का ये उत्तरी भाग के बारे में बताता है, उत्तर कुरु। और जो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। ठीक है, और लेकिन उत्तराखंड के बारे में इसमें ज़्यादा जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं मिलती है। और उसके बाद पुराणों के बारे में हम जानेंगे। तो देखो, कुल पुराणों की अगर संख्या के बारे में पूछी जाएगी, कुल पुराणों की संख्या है 18। और सबसे अगर बड़ा पुराण पूछा जाएगा तो स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, जो उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर काफ़ी जानकारी देता है। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का भी उल्लेख है, जिसमें नेपाल हो गया, जालंधर हो गया, कश्मीर हो गया, मानस खंड हो गया और केदार खंड हो गया। तो 5 हिमालय खंडों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक है, और उत्तराखंड से जो संबंधित जो 2 खंड है, एक तो आपका केदार खंड है जो गढ़वाल क्षेत्र हो गया, और एक आपका मानस खंड है जो अभी का कुमाऊँ क्षेत्र है। ठीक है, कुमाऊँ के लिए कुर्मावतार शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जिससे कुमाऊँ नाम की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि चंपावत का जो कांतेश्वर पर्वत है, तो देखो कांतेश्वर पर्वत का है, जिसको कांदेव पर्वत भी कहते हैं, तो ये का है चंपावत में। यहाँ पर भगवान विष्णु ने कुर्मावतार लिया था, जिससे यह क्षेत्र कुर्मांचल कहलाया था। अब देखो, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में भी काफ़ी उल्लेख है यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। तो इन पुराणों से हमें पता चलता है कि कुमाऊँ में, जो कुमाऊँ क्षेत्र था, इसमें किरात, किन्नर और यक्ष, गंधर्व और नाग जातियों का निवास है। तो ये किससे पता चलता है? ब्रह्म जो पुराण है और जो वायु पुराण है, इससे ये हमें पता चलता है। अब देखो, महाभारत में वन पर्व है, तो महाभारत का एक वन पर्व है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो इसमें राजा विराट का उल्लेख मिलते हैं, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटगढ़ी थी, जो उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। ठीक है, इसमें हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का भी वर्णन मिलता है। और इस समय इस क्षेत्र में पुलिंद और किरात राजाओं का आधिपत्य था। और पुलिंद के राजा थे सुबाहु, तो उनकी राजधानी थी श्रीनगर, तो उसका उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। और पांडवों की ओर से सुबाहु ने युद्ध भी लड़ा था। अब लोमस ऋषि जो थे, उन्होंने पांडवों के साथ इस क्षेत्र में आने का जो उल्लेख है, ये भी हमें वन पर्व से पता चलता है। अब रामायण में भी काफ़ी जानकारी मिलती है। तो टिहरी गढ़वाल में हिमयान पट्टी है, जिसमें विशोम नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। और यहाँ पर श्री राम का जो वनवास हुआ था, तो ऋषि वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहाँ पर निवास किया था। तपोवन, जो कि टिहरी गढ़वाल में, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय पर तपस्या की थी। और पौड़ी गढ़वाल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो पौड़ी गढ़वाल में कोट ब्लॉक है एक, जहाँ पर सीतोंशु नामक स्थान है, जहाँ पर माता सीता पृथ्वी पर समा गई थी। और इसी स्थान पर प्रतिवर्ष मनसार मेला यहाँ पर लगता है। कहाँ पर लगता है? पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक में। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है उत्तराखंड के रिगार्डिंग। तो प्राचीन काल में उत्तराखंड में 2 आश्रम थे, एक था बद्रिकाश्रम और एक था कंडवाश्रम। तो कंडवाश्रम का संबंध है किससे?
अभिज्ञान शाकुंतलम में इसकी जानकारी मिलती है। और कालिदास ने कंडवाश्रम में ही क्या करी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। अब कंडवाश्रम जो है कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी, हेमकूट और मणिकूट 2 पर्वतों की तलहटी पर ये स्थित है। कौन, कंडवाश्रम। और ये मालिनी नदी के तट पर है। तो यहाँ पर जो कथा है तो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग से ये स्थान जुड़ा हुआ है। तो शकुंतला कौन थी, तो ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की जो अप्सरा थी मेनका, स्वर्ग की अप्सरा मेनका की ये पुत्री थी। और फिर शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर जुड़ा है। और दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र होता है भरत, तो उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। अब कंडवाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में इसको चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मेघदूत है ये भी कालिदास की रचना है। ये किसकी रचना है, कालिदास की रचना है मेघदूत। और मेघदूत में उन्होंने बताया कि जो अलकापुरी है जो कि अभी चमोली में, और ये अलकापुरी जो है कुबेर की क्या थी, राजधानी थी। ये इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर पता चलती है, मेघदूत में पता चलती है। अब मंदिरों से जो प्राप्त स्रोत है, तो जाखन देवी जो मंदिर है जो कि अल्मोड़ा में, तो यक्षों के निवास की जो पुष्टि होती है तो ये जाखन देवी के मंदिर जो है जो कि अल्मोड़ा में, वहाँ से हमें पता चलता है। और बेनीनाग जो मंदिर है जो कि पिथौरागढ़ में, तो बेनीनाग मंदिर से हमें नागों के यहाँ पर निवास की पुष्टि होती है। और यहाँ पर अन्य नाग मंदिर भी है, जैसे कलनाग हो गया, पिंगला मंदिर हो गया, बाशुकी नाग हो गया आदि। कुमाऊं क्षेत्र में कुछ नाग जातियों की पुष्टि का यहाँ पर उल्लेख करते हैं ये मंदिर। अब प्रमुख अभिलेख जो है, तो इतिहास में जो यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जो बताते हैं, तो कालसी जो अभिलेख है तो ये 257 ईसा पूर्व अशोक का यहाँ पर ये अभिलेख है। और ये किस स्थान पर है, तो देहरादून का जो यहाँ पर टॉस जो उत्तर का एरिया है, टॉस में टॉस और यमुना का जो संगम है वहाँ पर ये इस स्थान पर कालसी अभिलेख मिला था। और इसकी जो भाषा थी, कहीं कहीं पर पाली बताई जाती है, लेकिन इसकी जो सही जवाब होगा अभी प्राकृत भाषा में यह शिलालेख मिला है। और इसकी जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। और इसमें इन्होंने घोषणा करी थी कि उन्होंने अपने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। और साथ ही साथ इसमें लोगों से हिंसा त्यागने की भी बात की गई थी इस अभिलेख में, कालसी अभिलेख में। और यह अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के शासन और उत्तराखंड के मौर्य साम्राज्य से संबंध को दर्शाता है। और दूसरा जो अभिलेख मिला था उत्तराखंड में, ये मिला था देहरादून में मिला था, जौनसर बापड़ क्षेत्र के नज़दीक एक लाखा मंडल है उस जगह में। तो राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल का शिलालेख मिला था। तो देहरादून के जौनसर बापड़ स्थित लाखा मंडल में ये शिलालेख मिला था। और ये जानकारी देता है कि जो शिलालेख था यदुवंशी यादव थे जो, उनके राज्य की पुष्टि करता है। और जो राजकुमारी ईश्वर है, इनके पिता का नाम क्या है, भास्कर वर्मन था। और इनके जो पति थे वो जालंधर के राजकुमार थे, चंद्रगुप्त इनके क्या थे, पति थे। तो ये 2 अभिलेख मिले थे, राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल का शिलालेख और कालसी अभिलेख मिला था उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया। आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के उत्तराखंड के इतिहास के बारे में काफ़ी और इन्फॉर्मेशन मिलनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों की आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से होती रही।